हेलो स्टूडेंट्स, हम समतल सतह पर प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। हमने पिछले 2 कक्षाओं में प्रकाश के परावर्तन को समतल सतह पर पढ़ा है। अब हम अपवर्तन की ओर जाएंगे और अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि अपवर्तन होता क्या। अपवर्तन सबसे पहले कुछ बातें जान लें कि अपवर्तन सबसे पहले तो पारदर्शी माध्यम में होता है। हमें पता होना चाहिए कि अपवर्तन पारदर्शी माध्यम में होता है। प्रकाश का एक गुण होता है, जब वह किसी सतह पर टकराती है तो उसका कुछ प्रकाश की कुछ किरणें वो उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। कुछ उसके जो परावर्तक सतह होते हैं या अपवर्तक सतह होते हैं वह उस पर अवशोषित हो जाती है और शेष प्रकाश किरणें वह परावर्तित होती हैं। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मान लीजिए प्रथम माध्यम है और ये माध्यम है दूसरा माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसी प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का एक गुण होता है, जब वो किसी एक ही माध्यम में गमन करती है तो वह सदैव सरल सीधी रेखा में गति करती है और जैसे ही उसके मार्ग में अवरोध रूपी कोई माध्यम आता है तभी वह विचलित होती है। तत्पश्चात तो विचलित होने के पश्चात ही उसी दिशा में गमन करेगी, सरल रेखीय दिशा में, जब तक उसके मार्ग में कोई अवरोध रूपी कोई माध्यम नहीं आ जाता। तो ये था अपवर्तन। और अपवर्तन के बहुत सारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, दूसरा बता सकते हैं जल में डूबी हुई क्षण मुड़ी हुई दिखाई देती है। उससे पहले ये तो अपवर्तन की कुछ घटनाएं हैं और माध्यम के आधार पर मान लिया जाए ये अपवर्तक सतह है और ये मान लिया जाए सघन माध्यम है और यह विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये पहला नियम हमको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए कोण, और यहाँ पर भी कोण बनते हैं, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। जब हम परावर्तन की बात करते हैं तो परावर्तन कोण बनता है, उसे ही आर कहते हैं, और जब अपवर्तन की घटना होती है तो हमें उसे अपवर्तन कोण कहना पड़ता है। तो ये थे जल में डूबी हुई क्षण मुड़ी हुई। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जल में क्या कारण है? जल में डूबी हुई क्षण मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, पूछता है। ये देखिए, जब प्रकाश, ये देखो जल में डूबी हुई क्षण है और हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेक्षक होता है उसके नेत्र में यहाँ से प्रकाश किरण जाती है। मान लिया जाए प्रेक्षक की नेत्र है, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये पानी रूपी सघन माध्यम है, जल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो अभिलंब से दूर हट जाता है और जिसके कारण उसे जल में डूबी हुई क्षण मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है और यह घटना अपवर्तन के कारण होता है। लास्ट में हमें बताना पड़ेगा ये किस घटना के कारण हो रहा है, तो हमें बताना पड़ेगा कि यह अपवर्तन के कारण हो रहा है।
तो ये होता है। वैसे ही तारों का टिमटिमाना, तारे एक ही जगह पर होते हैं लेकिन हमें ब्लिंक करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ब्लिंक करते हुए इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी गैसी धूल के कण रूपी माध्यम है जो विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित होते आते हैं, तो वो जिग जैग माध्यम बन जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत जल्दी जल्दी इधर अपने अपवर्तन की घटना को करती है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। ये इसके घटनाएं हैं। अपवर्तन की घटना के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब हम चलेंगे अपवर्तनांक की तरफ। अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम, माध्यम मतलब कोई भी माध्यम, जल है कि वायु है कि कांच है, उस माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमें प्रश्न दिया रहेगा अंकित, उसके आधार पर हम बात करते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल को तो हम इसे क्या कहेंगे? सी कह सकते हैं। और माध्यम के बारे में भी क्या बता सकते हैं? सी अपॉन वी। ये प्रकाश की चाल, ये निर्वात में है, प्रकाश की चाल को सी कहा, और ये वी कोई सा भी माध्यम जिसमें दिया जाएगा उसके लिए ये फार्मूला होता है, जिसे हम हल कर सकते हैं। एक प्रश्न पढ़ रहा हूं, इसी के आधार पर जो दिया रहेगा उसको लिखूंगा। क्या है प्रश्न? यदि पानी का परम अपवर्तनांक 4/3, अपवर्तनांक मतलब म्यू बराबर 4/3, यहाँ अपवर्तनांक आया म्यू समझ लेंगे, या उसे n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और कहता है तो पानी की में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। पानी में तो देखिए माध्यम शब्द आया ना, यही है माध्यम, अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है? पानी में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। तो चालू करते हैं, अर्थात हमें v की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी से म्यू इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ पर प्रकाश की चाल सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है इसका, जिसके में हम मान रखेंगे। तो क्या होगा? 3 गुना 10⁸ अपॉन वी। इधर गुना कर देंगे हम। जब हम तीजे गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? v को इधर लाते हैं, 3 वहां चला जाएगा, 4 में आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 3 या 9 गुना 10⁸/4। तो हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 बचा, शून्य लगाया, और 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अतः हमें पानी में प्रकाश की चाल कितनी प्राप्त होगी? 2 गुना 2.25 इंटू 10⁸। पता चल जाना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो कोई माध्यम जितना सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी धीमी होगी, अगर विरल होगा तो उसमें प्रकाश की चाल बहुत ही तीव्र होगी। ये दो बातों को हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये मैंने इस अपवर्तनांक से रिलेटेड आपको क्या बता दिया? एक प्रश्न बताया जो आंकिक हमें दिया हुआ था। अब इसके बाद हम सापेक्षिक अपवर्तनांक पढ़ेंगे। उसका बहुत ही इजी परिभाषा है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसे याद रखिएगा। अब अपवर्तन के नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम हम दो नियम हैं इसके।
अब हम चलेंगे अपवर्तन के पहले नियम की तरफ। कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के मध्य निश्चित अनुपात होता है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है और यही आपका स्नेल का नियम भी कहलाता है। पूछता है आपको अपवर्तन का विधि नियम लिखिए या तो आपको स्नेल का नियम लिखिए भी कहता है 2 नंबर के लिए। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक वर्णी प्रकाश किरण यदि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या किसी माध्यम के सीमा पृष्ठ पर प्रवेश करती है तो अपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के मध्य एक निश्चित अनुपात होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जब कोई एक वर्णी प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ये 7 रंगों में, जिसे आप विबग्योर कहते हैं। विबग्योर या इसे हिंदी में कहते हैं बैजानी, हपी, नाला, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, या हिंदी में कहें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अर्थात इसमें बैगनी कलर का जो विक्षेपण क्षमता होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है और लाल रंग का विक्षेपण क्षमता क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए इंद्रधनुष में बाहर की ओर होता है सबसे पहले ऊपर में क्या रंग रहता है तो आपको बताना पड़ेगा क्या, लाल कलर, और सबसे नीचे में जो कलर रहता है वो बैंगनी रहता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछता है तो याद रखेंगे इसको कि जब एक वर्णी प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अब इसके द्वारा अपवर्तन की घटना को हम समझेंगे। ये एक प्रिज्म है जिससे कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है और यह देखो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चली तो अपने मार्ग से विचलित हो गई एक माध्यम, फिर से ये अगले माध्यम में निकले तो इस प्रकार से विचलित हुई। देखिए प्रत्येक माध्यम में वो सरल सीधी रेखा में आपको दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच दिए, एक अभिलंब खींचा इस प्रकार से। ये अभिलंब खींचा, मैंने क्या कहा इसे पी क्यू कहा, और यहां से भी एक अभिलंब खींचा, इसे आर एस का जोड़ा भी जा सकता है या कॉमन बिंदु ऐसा रहने दिया जाए। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। फिर यहां से भी यहाँ पर ये परावर्तित, और ये 3 प्रकार की किरण है, ए बी सी डी, सी। तो ये आपतित किरण ए बी, हम बताएंगे ए बी आपतित किरण
फिर BC अपवर्तित किरण और CD निर्गत किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाएगा, अर्थात I = आपतन कोण, R = अपवर्तन कोण, और ये निर्गत किरण है इसलिए इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। और EFG एक क्या है, प्रिज्म है। अर्थात आप देख पा रहे हैं ये घटनाएं कैसे घट रही है, जब आपतित हुआ, अपवर्तित हुआ, निर्गत हुआ। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो रही है, यही घटना आपको दिखाई पड़ रही है। अर्थात जब हम क्या करते हैं, ये निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं और आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो जहां पर ये दोनों पीछे की ओर लाए हुए किरण एक दूसरे को मिलते हैं, वहां पर जो कोण होता है उस कोण को विचलन कोण कहते हैं, जिसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण। तो ये प्यारे बच्चों छोटी सी घटना है प्रकाश के अपवर्तन की प्रिज्म द्वारा, जिसको मैंने बहुत सी आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। आपको PS और RS भी बताना पड़ेगा। PS RS क्या है, अभिलंब है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। मैंने पूरा चित्र का वर्णन किया, कौन सा कंटेंट क्या नाम से है। तो जब प्रकाश किरण ये E फलक पर क्या होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह BC हो जाती है और वह EG फलक पर प्रवेश करती है, तो वह निर्गत किरण के रूप में CD के रूप में हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। इस प्रकार से अभिलंब और आपतित किरण के मध्य आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बना हुआ कोण अपवर्तन कोण, और निर्गत कोण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत किरण। तो ये था आपका अपवर्तन कोण की घटना। अब हम आगे चलेंगे, आप देख सकते हैं इसे थोड़ा, वास्तविक एवं आभासी गहराई। छोटा सा घटना से आपको बताऊंगा। ये देखिए, मान लीजिए किसी जल में डूबा हुआ एक कोई वस्तु है। जब ये सघन माध्यम में है, जब प्रकाश किरण इस प्रकार से इसकी निकल रही है, तो ये दो अभिलंब बन जाते हैं, क्योंकि सघन से विरलने की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा और इस प्रकार से प्रेक्षक के द्वारा उसे देखा जाएगा। तो जब ये प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से पहले ही माध्यम में, तो ये वस्तु का आभासी प्रतिबिंब हमें वस्तु से थोड़ा सा उठा हुआ, बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब इसे ही परिभाषित करेंगे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब इसी अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर लाया जाता है तो उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब वस्तु से कुछ उठी हुई ऊंचाई पर बनता है। इसे ही वास्तविक एवं आभासी गहराई कहते हैं। इसका सूत्र होता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, या H/H कहते हैं। एक बार पूछता है, बताइए कि जल में डूबी हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से ऊंची उठी दिखाई पड़ती है। क्या कारण है कि जल में डूबा हुआ सिक्का
उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। तो यही बताएंगे। अभी अगर सिक्का बोल दूं, यदि कोई सिक्का जल में डूबा है तो प्रकाश किरण सघन से विरल जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब ये अपवर्तित प्रकाश किरणें पहले माध्यम में आती है तो इसका इस सिक्के का प्रतिबिंब वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर बनता है, इसलिए जल में डूबी हुई जो सिक्का होता है वह क्या होता है, ऊंचा उथला हुआ दिखाई हमें पड़ता है। तो ये था आपका वास्तविक एवं आभासी गहराई। अब हम चलेंगे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का सिद्धांत। देखिए उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या बोलता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब उसके मार्ग में कोई परावर्तक सतह को रख दिया जाता है, चमकदार सतह को रख दिया जाता है, तो वह उससे टकराकर वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है, अपने मार्ग का वापस अनुसरण करते हुए उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और जब ये प्रकाश किरणें के सामने जब कोई चमकदार सतह ला दिया जाता है तो वह उससे टकराकर वह उसी दिशा में अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए लौट जाती है। इस प्रकाशीय घटना को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए छोटा सा एक व्यंजक करूंगा मैं, देखते हैं व्यंजक। हम स्नेल का नियम जानते हैं जो अभी पढ़ा था, A1 μ2 is equal to sin I अपॉन sin R। तो ये आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर मान सकते हैं, माना कि पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच G है। वायु को एयर कहते हैं, कांच को ग्लास G कहते हैं। तो ये स्नेल के नियम के अनुसार A म्यू G हो जाएगा, और साइन R आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है, तो साइन I अपॉन साइन R समीकरण नंबर 1। फिर मैंने एक बार फिर से परिभाषा आपको बताना है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और जब इसे उलट दिया जाता है तो परावर्तक सतह के माध्यम से उलट दिया जाता है, तो अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी दिशा में लौट जाती है। तो उलट दिया जाता है, तो आधा हमने यहाँ से यहाँ तक प्रवेश किया। अब उलटने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकराई तो कांच हमारा पहला माध्यम बनेगा, और तो क्या हो जाएगा इस सूत्र के अनुसार से, स्नेल के नियम से क्या होगा, पहला माध्यम मतलब कांच G म्यू, दूसरा माध्यम मतलब वायु। तो जो पहला माध्यम में रहता है वही आपतन कोण होता है, तो पहला माध्यम में है R तो साइन R हो जाएगा, और दूसरा माध्यम में I तो क्या हो जाएगा, साइन I हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 हुआ 2 से गुना करेंगे दोनों को, तो A म्यू G इंटू G म्यू A, क्योंकि मैंने LHS को LHS के साथ गुना किया और RHS को RHS के साथ, साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I, इस प्रकार से गुना किया तो ये कैंसिल दिखाई पड़ रहा है आपको। तो ये यहाँ पर सबका कटने के बाद क्या बचेगा, 1, तो यहाँ पर एक गुना में है तो भाग में जाएगा, ये बचा A म्यू G इज इक्वल टू 1 अपॉन G म्यू A। यही होता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत जो आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये अंत के 2 टॉपिक हैं जिसकी तरफ चलेंगे। एक हमारा क्रांतिक कोण। तो
जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो विलंब से दूर हट जाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रकाश किरण एक सीमा पृष्ठ के संपाती हो जाता है। और संपाती का मतलब है 90 डिग्री बनाया अपवर्तन कोण, इसी के आधार पर परिभाषा चलेंगे। तो आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो आपतन कोण के इसी मान को क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। ये था हमारा क्रांतिक कोण की परिभाषा। और एक स्थिति ऐसी आएगी, हम अगर इसके बारे में बात करना चाहें, अगर क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाते जाएंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर जाते जाएगा। इस प्रकार से अगर हमने यहाँ पर क्रांतिक कोण का 90 बना और जैसे ही बढ़ाया तो ये इधर आना चालू हो जाएगा, इस प्रकार से पहले ही माध्यम में हो जाएगा। इसलिए यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया परावर्तन। परावर्तन एक ही माध्यम में होता है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश किरण पहले ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है और इसी प्रकाशीय घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये था आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश, तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, जिससे प्रकाश किरण पहले ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी में आ जाता है रेगिस्तान वाला आता है। रेगिस्तान में मरीचिका की घटना आप देखे होंगे, जब आप बसों पर जाते हैं तो आप देखे होंगे कि सड़क पर पानी पानी आपको दिखाई पड़ता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। हीरा चमकदार दिखाई देता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। तो जब बताएंगे क्यों, मैं आपको मरुस्थल वाला बताता हूँ। ये मरुस्थल का सतह से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो गर्म वायु मतलब विरल माध्यम और सघन वायु मतलब ठंडी वायु मतलब सघन माध्यम। ये मरुस्थल के जितने भी नजदीक में रहेगा वह क्या होगा, वो गर्म वायु होगा अर्थात विरल माध्यम होगा। और यदि वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वो सघन माध्यम होगा अर्थात वह ठंडी वायु होगी। तो जब मरीचिका अर्थात जब रेगिस्तान में इस प्रकार से आपको पेड़ दिखाई देता है या राहगीर को, तो वह राहगीर जब आता है तो यहाँ से उसके प्रकाश की घटना कैसे बनती है देखिए, तो इसका प्रतिबिंब नीचे भी हमको बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर एकदम सरल भाषा में बात करेंगे तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण पहले ही माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है और इसी प्रकाशीय घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसके कारण मरुस्थल में किसी राहगीर को खजूर के पेड़ के नीचे उसे पानी दिखाई पड़ता है, किंतु वह नजदीक जाता है तो उसे भ्रम होता है। तो ये था आपका मरीचिका का। और प्यारे बच्चों, आपको पुस्तक अच्छे से पढ़ना है और जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये चैप्टर आज यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।